जी सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूटी है। ठीक है, पहले तो कोई अच्छी बात से आगाज़ करते हैं। अभी लोग आहिस्ता आहिस्ता ऐड हो रहे हैं। बंदे के अंदर सबसे जो ख़ास खूबी होती है, मैं इस बात को थोड़ा सा इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि मुझे दरख्तों से बड़ी मोहब्बत है। दरख्तों के अंदर मैंने सारे दरख्तों की नेचर को ऑब्ज़र्व करता हूँ कि किस तरह के दरख्त होते हैं। जो बोर्ड का दरख्त होता है, बहुत बड़ा होता है। इतना बड़ा दरख्त होता है कि इसके ऊपर चरिंद परिंद भी होते हैं, इसके नीचे जो है वो जानवर भी बांधे होते हैं और इंसान भी उसके नीचे जो है ना चारपाइयाँ डाल के गाँव में बैठे होते हैं। इसी तरह इंसानों की नेचर होती है, कुछ इंसान इतने सायादार होते हैं कि लोगों की टेंशनों को, लोगों के गमों को, लोगों की परेशानियों को अपनी ज़ात के अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और उनको परेशानियों से, उनको टेंशनों से, उन्हें एंग्ज़ायटी से वो लोग बचा लेते हैं। इंसान के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो उसका नफ्स है, उसकी अपनी ख्वाहिशात हैं। इसलिए ज़्यादातर जो इंसान हैं, वो अपने लिए जीते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं, बल्कि वो सिलेक्टेड और ख़ास लोग होते हैं, जिनको अल्लाह पाक ये खूबी देता है कि वो लोगों के लिए जीते हैं। उनकी ज़ात का मकसद जो है वो रब ताला की रज़ा होती है, अल्लाह की मखलूक की खिदमत होती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, इनको कहते हैं कि ये सजे हुए लोग हैं। और अल्लाह पाक के जितने भी अनवार व तजल्लियात हैं, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा उन जगहों पे आते हैं जहाँ पे कोई ना कोई सजा हुआ बंदा बैठा है। मस्जिदों में भी आते हैं, मदरसों में भी आते हैं और अल्लाह के ये जगह जो हैं उन पे भी आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अनवार व तजल्लियात हैं, वो उन जगहों पे आते हैं जहाँ पे कोई सजा हुआ बंदा बैठा है। जिस तरह दुनिया में सबसे जो बेहतरीन इंसान है, वो नबी मेरे पास उनकी ज़ात मुबारक है। तो जितनी भी अनवार व तजल्लियात हैं, वो सबसे ज़्यादा जो है वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र अनवर है वहाँ पे है। वहाँ से फिर आगे तक़सीम होती है। फिर जो अल्लाह के नेक बुज़ुर्ग बंदे हैं, उनकी जो जिन जगहों पे वो मौजूद हैं वहाँ पे हैं, फिर इसी तरह जो है ना तरतीब नीचे तक जाती है। इसी तरह बंदों का हाल है कि जहाँ पे आजकल के दौर में जहाँ पे भी कोई बंदा ख़ास बंदा जो लोगों की खिदमत करने वाला बंदा है, वो बैठा है वहाँ पे अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। 2-3 तरीके होते हैं, मैंने कई दफ़ा आपको बताया कि अल्लाह पाक की क़ुर्बत हासिल करने के। उनमें से एक तरीका अल्लाह पाक की मखलूक की खिदमत करना भी है। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। हम पढ़ रहे थे कि कौन-कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा कि ड्राइंग डिहाइड्रेशन होती है, फिर हमने बताया कि उसके कौन-कौन से स्टेप्स हैं, फिर हमने उसके बाद कैनिंग को पढ़ा, कैनिंग के डिफरेंट स्टेप्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया। हीट ट्रीटमेंट को हमने जो है वो डिस्कस किया। उसके बाद जो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द फ्रीज़िंग। तो इससे रिलेटेड हमने पहले भी कुछ पढ़ा था कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं नॉर्मली दे आर द पेरिशेबल कमोडिटीज़ एंड दे हैव द लिमिटेड शेल्फ लाइफ। इनकी बड़ी कम जो है वो शेल्फ लाइफ होती है, तो इनको प्रिजर्व करने के लिए, इनको लॉन्ग टर्म इनकी स्टोरेज के लिए इनकी प्रोसेसिंग की जाती है। वो प्रोसेसिंग जो है हीट ट्रीटमेंट की शक्ल में भी हो सकती है। वो जो ट्रीटमेंट वो प्रोसेसिंग जो है वो कैनिंग की शक्ल में भी हो सकती है, हीट ट्रीटमेंट की शक्ल में भी हो सकती है और वो फ्रीजिंग की शक्ल में भी हो सकती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हाई टेम्परेचर
और लो टेम्परेचर का जो यूज़ है इन दोनों में कंपैरेटिव डिफरेंस होता है कंपैरेटिवली। वो किस तरह कि हाई टेम्परेचर जब हम अप्लाई करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किल हो जाते हैं, ठीक है। और जो कीपिंग क्वालिटीज़ होती हैं या शेल्फ लाइफ होती है ऑफ द प्रोडक्ट, वो हाई टेम्परेचर की वजह से और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें चेंजेस आती हैं, उनमें लॉस आता है, उसमें डिग्रेडेशन हो जाती है। जबकि जो फ्रीजिंग है या लो यूज़ ऑफ लो टेम्परेचर है तो उससे क्या होता है, उससे जो भी हमारे पास फूड प्रोडक्ट होती है उसकी जो कीपिंग क्वालिटी है या उसके जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं या उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो रिजर्व रहती है। और दूसरा जो यूज़ ऑफ लो टेम्परेचर का इफेक्ट है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये स्टैटिक फेज में ले आती है, यानी वो इनएक्टिव हो जाते हैं, उनकी वजह से नुकसान नहीं होता, ठीक है। जैसे ही आप उसको फ्रीजिंग इन्वायरमेंट से बाहर लेके आएंगे तो क्या होगा, वो दोबारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो दोबारा एक्टिव हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, आगे जो फूड प्रोडक्ट है उसको नुकसान देंगे, ठीक है। तो इसलिए फ्रीजिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है कि ये माइक्रोबियल ग्रोथ को स्टैटिक कर देता है, एक बेनिफिट इसका। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि जो किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होते हैं उसको ये प्रिजर्व रखता है, ठीक है। तो ये दो इसके मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिए। अब फ्रीजिंग का एक्चुअली मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग का मतलब होता है कि हमने इसमें से हीट को रिमूव करना है किसी भी प्रोडक्ट की। अगर वो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल हैं तो हमने क्या करना है, उसकी हीट को हमने रिमूव करना है। हीट रिमूव करने से क्या होगा, हीट रिमूव करने से ये होगा कि उसका टेम्परेचर लो होता जाएगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा उसमें से हीट रिमूव होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका फ्रीजिंग रेट जो है वो ज़्यादा होता जाएगा, उतनी ज़्यादा उसका टेम्परेचर जो है वो लो होता जाएगा, ठीक है। और जो फ्रीजिंग रेट होता है ये एक्चुअली डिपेंड करता है एक तो पैकेजिंग ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, कि जो भी आपके पास फाइनल प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग किस तरह की है। दूसरा प्रोडक्ट की थिकनेस के ऊपर, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी थिकनेस ज़्यादा होती है तो वहाँ पे फ्रीजिंग रेट जो है वो कम होता है। इसी तरह इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड, फूड मटेरियल, कौन कौन से इंग्रेडिएंट है उसमें, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें, ठीक है, और कितना जो है वो उसका इनिशियल टेम्परेचर था और कितना उसका डिज़ायर्ड टेम्परेचर है, उनमें डिफरेंस कितना है। तो फ्रीजिंग रेट इस पे भी डिपेंड करता है। दोबारा सुन लें कि जो फ्रीजिंग रेट होता है वो डिपेंड करता है फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर, उसकी पैकेजिंग के ऊपर, उसकी थिकनेस के ऊपर, उसमें जो मौजूद इंग्रेडिएंट्स हैं उनके ऊपर, और जो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर होता है इनके ऊपर, ठीक है। तो जो हमने हीट को रिमूव करना है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि केमिकल कंपोजिशन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है फूड मटेरियल का, ठीक है। केमिकल, उसकी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर। इसकी बड़ी आम सी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमने जब वाटर की डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी थी कि डिफरेंट फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि बाज़ जगहों के ऊपर फ्री वाटर मौजूद होता है, बाज़ जगहों के ऊपर बाइंड वाटर होता है, बाज़ जगहों के ऊपर जो है वो क्लाइडल फॉर्म के अंदर वाटर मौजूद होता है, ठीक है। तो वाटर को रिमूव करना उतना ही मुश्किल होगा जितनी उसकी कंपोजिशन जो है ना वो डिफ़िकल्ट होगी। यानी अगर वो जितना ज़्यादा बाइंडेड है उतना ज़्यादा उसका रिमूवल जो है वो मुश्किल होगा। इसी तरह जो हीट है उसको रिमूव करना उतना मुश्किल होगा जितनी उसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो कम्प्लेक्स है, ठीक है। इसी तरह जो फ्रीजिंग रेट है वो हम किस तरह डिटरमिन करते हैं, वो हम जो हमारे पास प्रोडक्ट होती है उसका इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर को हम माइनस करते हैं, यानी उनका डिफरेंस लेते हैं और उसको हम डिवाइड करते हैं फ्रीजिंग टाइम के ऊपर कि कितना टाइम इसने फ्रीजिंग का लिया है, तो ये उसका फ्रीजिंग रेट आ गया। यानी इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर में डिफरेंस डिवाइडेड बाय फ्रीजिंग टाइम। तो ये हमें बता देता है कि इस प्रोडक्ट का फ्रीजिंग रेट क्या है। फिर उसके बाद कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो कि फ्रीजिंग के लिए यूज़ होते हैं।
कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि फ्रीजिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है जी एयर ब्लास्ट फ्रीज़र्स। जब भी हम किसी भी कोल्ड स्टोरेज में जाएं तो नॉर्मली वहाँ पे ब्लास्ट फ्रीज़र्स होते हैं। ब्लास्ट फ्रीज़र इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अब्रप्ट फ्रीजिंग होती है, इमीडिएट फ्रीजिंग होती है, फ़ौरन जो जो भी मटेरियल होता है उसको फ्रीज कर दिया जाता है। शार्प फ्रीजर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्मली इसमें एयर को यूज़ किया जाता है। एयर जो है वो स्टिल भी हो सकती है और फोर्स भी हो सकती है। तो जो हम फ्रीजिंग करते हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल की, उसमें हम क्या करते हैं कि जो फ्रीजिंग रूम्स होते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी अपना मटेरियल होता है फ्रूट्स या वेजिटेबल उसको वहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इन मटेरियल्स को हम इन फ्रीजर्स को हम कहते हैं कि दे आर द शार्प फ्रीजर्स। तो जो चीपेस्ट वे होता है फ्रीजिंग का वो हमारे पास है एयर फ्रीजिंग है। ये 2 मिनट वेट कीजिएगा जी, ये एक तो ये स्टूडेंट ऐड हो जाए। ये तकरीबन जी 18 लोग ऐड हो गए, ठीक हो गया। चैट में किसका मैसेज आया जी? अच्छा, सर मेथड्स ऑफ फ्रीजिंग जो है वो रिपीट कर दें। ठीक हो गया जी। मेथड ऑफ फ्रीजिंग उसमें हम पहला मेथड अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो है हमारे पास एयर ब्लास्ट फ्रीज़र। एयर ब्लास्ट फ्रीज़र हम इसको क्यों कहते हैं कि क्योंकि इसमें हम शार्प फ्रीजिंग करते हैं, जल्दी फ्रीजिंग करते हैं, ब्लास्ट फ्रीजिंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा टनल फ्रीजिंग भी होती है, टनल फ्रीजर्स यूज़ किए जाते हैं, इमर्शन फ्रीजिंग यूज़ की जाती है। डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे भी, और उसमें देखेंगे कौन कौन से इक्विपमेंट जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो एयर ब्लास्ट फ्रीज़र में हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, एयर को हम यूज़ करते हैं। ये अभी किसका मैसेज? अच्छा, जो मैंने फार्मूला बताया जी उसकी समझ नहीं है अक्सर खलील। मैंने कहा फ्रीजिंग रेट को डिटरमिन करने का सिंपलेस्ट फार्मूला है कि टेम्परेचर में डिफरेंस, इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, और डिवाइडेड बाय जो भी उसका फ्रीजिंग टाइम था, जितनी देर उसने फ्रीजिंग में ली है, ठीक है। दोनों टेम्परेचर में डिफरेंस डिवाइडेड बाय फ्रीजिंग टाइम, तो ये हमारे पास फ्रीजिंग रेट होता है, ठीक है। तो उसके बाद एयर ब्लास्ट फ्रीजिंग में नॉर्मली हम एयर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एक चीपेस्ट वे है अगर हम एयर को यूज़ करें। एयर जो है दो तरह से यूज़ हो सकती है, एक हम इसको स्टिल एयर मेथड कहते हैं, ठीक है, जिसमें एयर को हम फोर्स नहीं करते, ठीक है, और दूसरा होता है फोर्स्ड एयर, ठीक है। दोनों की स्पीड के अंदर एयर की वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस होता है, ठीक है। नॉर्मल जो फोर्स एयर होती है उसमें 100 to 35 फीट पर मिनट तक इसकी जो है वो वेलोसिटी को रखा जाता है, ठीक है। इसमें फीट यूनिट इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू फीट मेजरमेंट करनी होती है जब भी हम स्टोर करते हैं अपने फूड आइटम्स को, तो उसके हिसाब से हम उसकी एयर वेलोसिटी को डिटरमिन करते हैं। 100 से 35 3500 फीट पर मिनट ये स्पीड होती है, ठीक है। और जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मली -18 से -34 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। -18 से -34 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। अच्छा जी, राना जुबैर, ये आपने पूछा है कि एयर के लिए हम पंप वगैरह यूज़ कर सकते हैं। जी, कोई ना कोई इसके लिए मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। बाज़ दफ़ा प्रोपेलर यूज़ किए जाते हैं जो कि एयर को फोर्स करते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो हैं वो जैसे लेक्चर ख़त्म होगा उसके बाद, और दरमियान में ही लेक्चर के दरमियान में अटेंडेंस होगी ऑनलाइन, ठीक है, तो मौजूद रहिएगा।
तो इसमें जो टेम्परेचर होता है वो -18 से -34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और जो मैंने आपको रेंज बताई एयर वेलोसिटी की, वो 100 टू 35 फीट 3500 फीट पर मिनट बताई, और टेम्परेचर बताया -18 टू -30 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो कितना है, वो है जी हमारे पास 2500 फीट पर मिनट। ये एयर वेलोसिटी है, और -29 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है ये हम यूज़ करते हैं, ये कॉमनली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो भी हमारे पास रूम होता है जहाँ पे भी हमने स्टोर किया होता है, तो उसकी कंडीशन के मुताबिक हम जो है वो डिटरमिन करते हैं कि कितनी इसको स्पीड चाहिए, एयर वेलोसिटी चाहिए यहाँ पे, और कितना टेम्परेचर यहाँ पे रिक्वायर है, ठीक है। तो ये हमारे पास था जी एयर ब्लास्ट फ्रीज़र। इसका मेथड मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया। उसके बाद आपके पास आते हैं जी टनल फ्रीज़र्स। अब टनल फ्रीज़र्स में क्या होता है, ये बड़ा इसका सिंपलेस्ट वे है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप बेकिंग आपने देखा होगा, बेकिंग का फिनोमिना। उसमें क्या होता है कि ट्रेज़ होती हैं, ट्रेज़ के ऊपर आप अपनी फूड प्रोडक्ट को रखते हैं और उसको हम टनल के अंदर बंद कर देते हैं। हाई टेम्परेचर देते हैं तो वो पक के तैयार हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, ये थोड़ा-सा तरीक़ाकार उसी तरह से मिलता-जुलता है। यहाँ पे भी हम ट्रेज़ को या रैक्स को या ट्रॉलीज़ को यूज़ करते हैं। उसके ऊपर क्या करते हैं हम, फ्रूट्स या वेजिटेबल को ऊपर रखते हैं, ठीक है, और उसको टनल के अंदर जो है वो आगे रख देते हैं उन रैक्स को या ट्रेस को। अब टनल के अंदर क्या होता है, कोल्ड एयर की सर्कुलेशन होती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो जो हमारे पास फ्रूट्स या वेजिटेबल होती हैं उनको उनकी फ्रीजिंग कर देती है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि हम कोल्ड एयर जब अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कोल्ड एयर अप्लाई करने से क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है फ्रूट्स या वेजिटेबल का, वो रिड्यूस हो जाता है। अच्छा जी, कोई और स्टूडेंट तो नहीं आया? अच्छा, इसके बाद इसी तरह इसमें जो मेन प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि आपको बार-बार जो अपनी फूड प्रोडक्ट्स होती हैं उनको बाहर निकालना पड़ता है। जैसे वो ठंडे हो गए उनको बाहर निकालना है, फिर नए जो हैं उनको अंदर रखना है, ठीक है। तो इसमें हैंडलिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रेज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा लेबर रिक्वायर होती है। ये इसका जो है वो एक नुकसान है जो कि नॉर्मली होता है, ठीक है। उसके बाद फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग, बेड फ्रीजिंग, ठीक है। पहले हमने ड्राइंग पढ़ा था, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग, ठीक है। अब ये है फ्लूइडाइज्ड बेड फ्रीजर्स। इसमें बड़ा आसान सा तरीक़ाकार है, ठीक है, कि इसमें भी ये एयर ब्लास्ट फ्रीज़र की थोड़ी-सी मॉडिफाइड फ़ॉर्म है। किस तरह के, इसमें आपके पास बेड्स होते हैं, ठीक है। वो बेड्स जो होते हैं वो परफोरेटेड होते हैं। उसके उसके अंदर जो है वो स्मॉल जो है वो पोर्स होते हैं, ठीक है। अब उन पोर्स जो पोर्स बेड के अंदर मौजूद होते हैं उसके ऊपर आप प्रोडक्ट रखते हैं, ठीक है। और नीचे से आप क्या करते हैं, आप कोल्ड एयर अप्लाई करते हैं, ठीक है। कोल्ड एयर जो है हम वर्टिकली अपवर्ड अप्लाई करते हैं, तो उसके ऊपर जो प्रोडक्ट पड़ी होती है वो उन सुराखों के ज़रिए, उन पोर्स के ज़रिए उस प्रोडक्ट को फ्रीज़ कर देती है, ठीक है। तो ये बड़ा इसका सिंपलेस्ट वे है। तो इसमें कन्वेयर बेल्ट्स वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जो कि इसको फ्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। यानी प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली जा रही है, ठीक है, और नीचे से क्या है कि ठंडी एयर जो है वो उन पोर्ट्स के ज़रिए ऊपर जा रही है, वो प्रोडक्ट को कूल कर रही है, ठीक है। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो -34 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, और एयर की जो वेलोसिटी है 375 फीट पर सेकंड रखी जाती है। 375 फीट पर सेकंड, और टेम्परेचर कितना है, -34 डिग्री सेल्सियस। अगर हम एयर की वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर दें तो इसमें क्या होता है, इसमें ये मेथड और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमिना, उसको थोड़ा-सा समझ लें। कोई भी चीज़ है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है, कोई भी चीज़ अगर लिक्विड फॉर्म में है, उसको हमने सॉलिड में लेके आना है, ठीक है। तो अगर हमारी फ्रीजिंग स्पीड ज़्यादा होगी
तो उसमें क्रिस्टलाइजेशन के चांसेस कम होंगे। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन इस तरह कि उसमें लार्ज क्रिस्टल्स कम बनेंगे। अगर स्पीड कम होगी तो क्रिस्टल्स स्मॉल बनेंगे। ठीक है, अगर क्रिस्टल स्मॉल होंगे तो उससे हमारी प्रोडक्ट का टेक्सचर खराब नहीं होगा। ठीक है, और इसी तरह अगर उसकी स्पीड जो है वो कम है, वो टाइम ज़्यादा ले रही है, तो फिर क्या होगा, जो उसमें क्रिस्टल्स बनेंगे वो लार्ज होंगे और वो प्रोडक्ट का टेक्सचर जो है वो ख़राब कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है जी कॉन्टैक्ट फ्रीजर्स। कॉन्टैक्ट फ्रीजर्स में क्या किया जाता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वो फ्रीजिंग मीडियम के साथ कांटेक्ट में लाया जाता है। ठीक है, अब फ्रीजिंग मीडियम कोई भी हो सकता है। बाज़ लोग जो हैं वो जिस तरह हमने पहले पढ़ा एयर को यूज़ करते हैं, बाज़ शुगर सॉल्यूशंस को भी यूज़ करते हैं, साल्ट सॉल्यूशन भी यूज़ होते हैं, जो ग्लिसरॉल है वो भी यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर आप फ्रीजिंग मीडियम का डायरेक्ट कांटेक्ट कर देंगे विद फूड प्रोडक्ट, ठीक है, या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के साथ, तो क्या होगा, उसकी फ्रीजिंग जल्दी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि अगर आपके पास किसी पाइप के अंदर जो है वो कूलिंग जो मटेरियल है वो फ्लो कर रहा है, तो उसके साथ अगर प्रोडक्ट पड़ी है तो पहले वो क्या होगा, वो मटेरियल जो है वो ठंडा होगा, फिर उससे क्या होगा, जो आपका प्रोडक्ट है वो ठंडी होगी, यानी इनडायरेक्ट कूलिंग होगी। ठीक है, तो ये तरीका भी ये दो तरीके इसमें यूज़ होते हैं। इसके अलावा इमर्शन फ्रीजिंग है। इमर्शन इसलिए इसको कहते हैं कि इसमें हम फ्रीजिंग मीडियम के अंदर प्रोडक्ट को डिप करते हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल को डिप कर देते हैं, उसके अंदर इमर्स कर देते हैं सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, सोल्यूशन इसमें कौन कौन से यूज़ होते हैं, ग्लाइकोल यूज़ होता है, कैल्शियम क्लोराइड यूज़ हो जाता है, ग्लिसरॉल यूज़ होता है, सोडियम क्लोराइड हम यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा साल्ट या शुगर के सोल्यूशन को भी यूज़ कर लिया जाता है। फ्रूट्स या वेजिटेबल को हम क्या करते हैं, इसके अंदर डिप करते हैं, इमर्स करते हैं, या हम ये कर लेते हैं कि इसके ऊपर जो फ्रीजिंग लिक्विड है उसको हम स्प्रे कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों मेथड इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो टेम्परेचर चेंज है वो बहुत जल्दी होता है। ठीक है, अब देखें, एक चीज़ को आपने ठंडा करना हो, फर्ज करें कि आपके पास कोई बर्तन है। ठीक है, बर्तन के अंदर आपने कोई मशरूब रखा है। ठीक है, कोई भी लिक्विड हो सकता है जिसको आपने पीना हो। ठीक है, उसको आपने ठंडा करना हो तो आप पहले अगर वो उस बर्तन को ठंडा करें, ठीक है, बर्तन के नीचे बर्फ़ रख दें। ठीक है, बर्तन पहले ठंडा होगा, फिर उसके बाद जो मशरूब है वो ठंडा होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर आप डायरेक्ट उसके अंदर जो है वो बर्फ़ डाल देंगे तो वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह इमर्शन में रैपिड फ्रीजिंग होती है। ठीक है, बहुत जल्दी फ्रीजिंग जो है एज़ कम्पेयर टू द अदर मेथड्स, इसमें फ्रीजिंग जो है वो जल्दी होती है। ठीक है, अब तो लिक्विड नाइट्रोजन को भी बाज़ दफ़ा यूज़ कर लेते हैं, आगे मेथड आएगा तो उसमें इससे भी ज़्यादा जो है ना फ्रीजिंग जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो ये लिक्विड जो हैं ये फूड प्रोडक्ट को जल्दी जो है वो ठंडा कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक चीज़ का हमें स्पेशल ख्याल रखना होगा कि जो भी हमारे पास फ्रीजिंग सॉल्यूट है वो सेफ़ होना चाहिए, वो हमारी प्रोडक्ट को नुकसान ना दे। ये फ़ातिमतुन्निसा लास्ट लेक्चर में भी लेट थी और आज फिर लेट हैं। आज फिर 29 मिनट्स के ऊपर ये जो है ना जी ऐड हुई हैं। ये फ़ातिमतुन्निसा, इनको लास्ट टाइम भी हमने कहा था, इनका नेट लास्ट टाइम भी बंद था, अभी भी ये कह रही है कि जनाब नेट जो है ना वो बंद था। ये इनको लास्ट ऑप्शन, लास्ट वार्निंग है। ठीक है, ये अपना नेट जो है ना पहले से ऑन करके रखें। अच्छा, ये हमारे पास हो गया जी इमर्शन फ्रीजिंग। इमर्शन फ्रीजिंग आपने देख लिया कि इसमें क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट को डायरेक्टली डिप करते हैं फ्रीजिंग मीडियम में। फ्रीजिंग मीडियम कौन कौन से यूज़ होते हैं, ग्लाइकोल यूज़ होता है, कैल्शियम क्लोराइड यूज़ होता है, ग्लिसरॉल यूज़ होता है। ठीक है, और मिक्सचर ऑफ शुगर एंड साल्ट सॉल्यूशन जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि यूज़ होते हैं फ्रीजिंग के लिए। ठीक है,
तो इसके बाद जो है वो प्लेट, मैं बता रहा था, ये जो लास्ट इनको ऐड करने से पहले मैं बात कर रहा था कि जो फ्रीजिंग मीडियम है वो आपका सेफ होना चाहिए। ठीक है, वो प्रोडक्ट के फ्लेवर को, कलर को या ऑर्डर को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये इसमें स्पेशल जो है वो एक कंसर्न है जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है जी प्लेट फ्रीजर्स। आप लोगों ने एक लफ्ज़ सुना सुना होगा कि प्लेट हीट एक्सचेंजर्स। ये माइक बंद कर लें अपना। कौन है जी? तो प्लेट हीट एक्सचेंजर का आपने वर्ड जो है ना सुना होगा। तो प्लेट हीट एक्सचेंजर जो है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें नॉर्मली ये आप देखें डेयरी इंडस्ट्री के अंदर या बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर, इसमें स्पेशली प्लेट हीट एक्सचेंजर्स यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें ग्लाइकोल जो होता है ये यूज़ किया जाता है मीडियम एज अ फ्रीजिंग मीडियम। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये फ्लो करता है और इसके साथ ही साथ प्रोडक्ट फ्लो करती है। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, इनडायरेक्ट वे से उस प्रोडक्ट को ठंडा कर देता है। ठीक है, तो इसी तरह प्लेट फ्रीजर्स होते हैं। इसमें कॉन्टैक्ट फ्रीजर जो है वो कॉमन टाइप है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट होती है वो दो मेटल प्लेट्स के दरमियान प्रोडक्ट को प्रेस किया जाता है। ठीक है, उसको हॉरिजॉन्टली प्रेस भी कर सकते हैं, वर्टिकली प्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है, और उन प्लेट्स में क्या होता है, उन प्लेट्स के अंदर जो है वो फ्रीजिंग मीडियम जो है वो फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, तो इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि इसमें सिर्फ रेगुलर शेप के जो मटेरियल्स हैं, सिर्फ वही उनकी हम फ्रीजिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो एक नॉर्मल रेगुलर उनकी शेप हो। ठीक है, अगर उसमें शेप में कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप उसको जो है ना वो प्रोसेस जल्दी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल जो है वो थिकनेस प्रोडक्ट की कितनी होनी चाहिए जिसको हम फ्रीज कर सकते हैं, वो है जी 1 to 1.5 इंचज। ठीक है, 1 to 1.5 इंचज की जो है वो इतनी थिकनेस होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होगी तो फिर प्रॉब्लम होती है। और टेम्परेचर इसमें नॉर्मली हम -33 डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो फ्रीज़र है वो है जी क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक फ्रीजिंग जो है ये सबसे लेटेस्ट है। ठीक है, लेटेस्ट इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर को यूज़ करती है। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है लिक्विड गैसेस को हम यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को और लिक्विड नाइट्रोजन को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ठंडा कर देती है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बेवरेज इंडस्ट्रीज़ में ग्लाइकोल के आने से पहले लिक्विड अमोनिया यूज़ की जाती थी। आपको पता है कि अमोनिया की जो स्मेल होती है वो पंजेंट स्मेल होती है, चुभने वाली स्मेल होती है। ठीक है, तो बेवरेज इंडस्ट्री में प्रॉब्लम ये आता था कि जब भी अ, कोई भी वाल्व लीक होता था तो उसमें से जो जब भी लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो रिलीज होती थी तो उसकी वजह से पूरी जो इंडस्ट्री थी वो अफेक्ट होती थी, क्योंकि पंजर स्मेल होती है, इसमें बेहोश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो जो पुराने फिलिंग प्लांट से, ये पेप्सी वालों के, गोरमे के या कोक वालों के, तो वहाँ पे पहले लिक्विड जो है वो यूज़ होती थी अमोनियम। ठीक है, तो अब जो है वो ग्लिसरॉल यूज़ होती है। ठीक है, अब इससे भी एडवांस जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन है जो कि फ्रीजिंग के लिए यूज़ होती है। इसी तरह लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है। तो इसमें नॉर्मली टेम्परेचर कितना यूज़ होता है, -60 डिग्री सेल्सियस यूज़ होता है। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट होती है इसको हम जब कैरियोजेनिक फ्रीजर में रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर यकदम इसका रिलीज होता है। ठीक है, रिड्यूस होता है, सॉरी। ठीक है, यानी कोई भी आपके पास फ्रूट है या वेजिटेबल है उसका टेम्परेचर यकदम जो है वो -18 to -30 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। ठीक है, इतने टेम्परेचर पे हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा के ऊपर भी हम जो है ना वो टेम्परेचर को रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम -18 to -30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रखते हैं ताकि जो कुछ इंजाइम्स हैं वो भी इनएक्टिव हो जाएं। लो टेम्परेचर देते हैं तो इंजाइम्स भी इनएक्टिवेट हो जाते हैं जो फ्रूट्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है,
और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर हम ज़्यादा लो टेम्परेचर यूज़ करेंगे तो उससे जो टेक्सचर है प्रोडक्ट का, फ्रूट्स या वेजिटेबल का, या फ्रेशनेस उसकी जो है वो वैसी नहीं रहेगी, टेक्सचर ख़राब हो जाता है नॉर्मली। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हैं कुछ मेथड्स है जो कि हमने आज पढ़े। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा देख लें कौन कौन से मेथड हैं, बल्कि पहले अटेंडेंस जो है लगा लेते हैं, उसके बाद जो है फिर इसका मैसेज आया जी। जीसी पोर्टल ये जी अटेंडेंस आ गई। आज 30 है जी डेट। ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। जी अब माइक भी ऑन करने पड़ेंगे जी सबके। मोहम्मद उमैर है जी, मोहम्मद उमैर। ये जो मौजूद है ये मैसेज के अंदर जो टाइप कर देंगे। 18 पार्टिसिपेंट्स हैं। अबू तला अभी ऐड हुआ है। अबू तला कौन कौन से जो लोग एब्सेंट है ना, ये मैसेज कर दो। बल्कि टोटल 35 है, उसमें से 18 जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 17 एब्सेंट है। अच्छा जी, चैट में कौन कौन मौजूद है जी? ठीक हो गया जी। ये कल अबू तला आपने सिर्फ 5 लोग एब्सेंट बताए थे, हालांकि कल काफ़ी ज़्यादा एब्सेंट थे, 10 लोग एब्सेंट थे। ये जितने भी लोग हैं, ये मैं बल्कि इनकी है ना जो नाम है उनकी तस्वीर बना लेता हूँ। हम्म, ये ये सीआर आपने मुझे एक दफ़ा बता देना है सारे। ठीक है, कि कौन कौन से लोग एब्सेंट हैं, लेकिन तादाद पूरी होनी चाहिए क्योंकि ये 17 पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, और इसका मतलब है कि ये तकरीबन कोई 16 या 17 लोग जो हैं एब्सेंट हैं। 35 टोटल तादाद है ना। हाँ जी, चैट के अंदर कौन कौन से लोग जी? अक्सा खलील जो जो प्रेजेंट हैं, ये चैट के अंदर जो है ना अपना एजी नंबर सेंड कर दें। ठीक है, रोल नंबर सेंड कर दें अपना। ठीक है, यहाँ से मैं इंशाल्लाह देख के तो फिर अटेंडेंस आप लोगों की लग जाएगी। जिन लोगों ने अपना यहाँ पे रोल नंबर सेंड किया सिर्फ उनकी अटेंडेंस होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब ज़रा थोड़ा सा सर काजिम अली ने क्लास ली है, उसका ना नेट डिस्कनेक्ट हो गया, तो उसकी अटेंडेंस मैं कर दूं मैसेज ग्रुप में? किसकी? सर काजिम अली की क्लास ली है उसने, उसका ना नेट डिस्कनेक्ट हो गया।
अच्छा, कब कब डिस्कनेक्ट हुआ नेट उसका? सर ये 7 मिनट पहले हुआ है। अच्छा, चले ठीक है, सेंड कर दें उसको। थैंक यू सर। ठीक हो गया जी। एक दफ़ा मैं रिवाइज कर देता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। किसी का कोई क्वेश्चन है वो भी शाबाश पूछ लें। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, एक्सैक्टली। सर आपने फ्रीजिंग टेम्परेचर का बताया था फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में, तो वो जो टेम्परेचर आपने डिग्री में सेल्सियस में बताया, मतलब वो फॉरेनहाइट में नहीं होगा? वो तो आपकी मर्जी है, आप फ्रीजिंग फॉर्मेट में टेम्परेचर कन्वर्ट कर लें। नहीं सर, ये देखिए ना -34 डिग्री सेल्सियस, ये फॉरेनहाइट में मेरे ख्याल से होगा, डिग्री सेल्सियस में तो नहीं होगा, फॉरेनहाइट स्केल में होगा। अच्छा, शाबाश, ये बताएं ज़रा कि फ्रीजिंग कितने टेम्परेचर पे ऊपर होती है? सर 0 पर होती है, -1 पे। और अच्छा, ये -34 कह रहे हैं, -34 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता। जी जी। और इस टेम्परेचर पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो स्ट्रक्चर है वो तो सारा डैमेज हो जाएगा। हम्म। पहली बात शाबाश ये सुन लें कि जितने भी जो जब भी फ्रीजिंग की जाती है ये बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर के ऊपर की जाती है, ये फ़ारेनहाइट में नहीं है, ठीक है। ज़्यादा लो टेम्परेचर इसलिए रखा जाता है ताकि प्रॉपरली एक तो उसकी शेल्फ लाइफ इम्प्रूव रहे। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं इनमें इतना टेम्परेचर जो है ये बियर कर जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। -18 टू -34 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली यूज़ होता है, ठीक है, और ये सेल्सियस ही है, फॉरेनहाइट नहीं है, ठीक है। कभी आपने विज़िट किया हो कोई भी जो चिलिंग रूम होते हैं इनके, किसी भी इंडस्ट्री के, मैंने विज़िट किए थे दो। एक मैंने शिज़ान का किया था, ठीक है, मिचल्स वालों का किया था, ठीक है। उनमें ऐसे ही टेम्परेचर जो है वो -18 टू -34 ही रखा जाता है, ठीक है। माशाल्लाह, ये अमानुल्लाह साबर साहब पता नहीं कहाँ से इनका नज़ूल हो रहा है। इनको कह दें कि जनाब ये ही इज़ नॉट अलाउड टू एडमिट इन द क्लास। ठीक है अक्सा खलील, समझ आ गई जी आपको? नो सर, अभी नहीं आई। ये देखें ना, जब हम मैंगोज वगैरह रखते हैं फ्रीजर में तो ये तकरीबन इतना टेम्परेचर नहीं होता, लेकिन फिर भी उनका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है सर। किसका? वो तो खाने के काबिल ही नहीं रहते। किसका? जिस तरह हम मैंगोज रख लेते हैं, हम्म मैंगोज को, हम्म। सर ये फ्रीजिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। जब भी जो हम घरों में यूज़ करते हैं तरीक़ाकार, उसमें हम एक नॉर्मल वे यूज़ करते हैं, ठीक है, कि आपने उसको ऐसे ही रख दिया, ठीक है। जब भी कोई भी मेथड अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है, तो उसके पूरे प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि अगर आपको डर हो कि वो डायरेक्ट अगर आप रखेंगे उससे डैमेज हो जाए तो आप उसको पैक में रखते हैं, ठीक है, उसकी पैकिंग करके रखते हैं। अब पैकिंग से क्या होता है? पैकिंग से ये होता है कि आपके जो प्रोडक्ट की जो अपर लेयर होती है जिसको हम जो अपर लेयर होती है वो फैट नहीं होती, जिसको हम चिल इंजरी कहते हैं। कुछ फ्रूट्स होते हैं जिसमें चिलिंग इंजरी होती है, ठीक है। कुछ ना कुछ इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन नॉर्मली इतना टेम्परेचर नॉर्मल यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो हम घरों में जो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं उसमें हमने प्रॉपरली ना तो उसकी पैकेजिंग की होती है, ना वो उसके जो प्री रेक्विजिट्स होते हैं वो किए होते हैं, ठीक है, तो हम उसको ऐसे रख देते हैं, ठीक है। मैंगो को भी आप रख दें ऊपर वाले खाने में, रख दें फ्रिज के, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि वो क्रिस्टल्स बने होते हैं, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि जी सर, टेम्परेचर जी 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 कुछ आप बात करें तो उसी का जवाब दिए थे, जिससे को उसका क्रिस्टल्स बन जाते हैं उसकी। अब मैसेज कर दें, आवाज़ थोड़ी सी है ना, टेक्स्ट कर दें, ये इसमें चैट बॉक्स में टेक्स्ट कर दें। ये मानुल्लाह साबर को कहें कि जनाब ही इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, ठीक है। लास्ट क्लास में भी ये गायब था।
दरमियान में से पता नहीं कहाँ चला गया था। ठीक है जी, ये अभी टाइम एंड होने वाला है, 45 मिनट पे एंड हो जाएगा हमारी मीटिंग का, हमारे लेक्चर का। ठीक है, इंशाल्लाह टू बी कंटिन्यूड। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इन्हीं के क्वेश्चन से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं यूजिंग फ्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, फ्रीजिंग टेम्परेचर यूज़ करने से क्या क्या इफेक्ट होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। ठीक है, तो अबू तला ये अब पार्टिसिपेंट मेरा ख्याल 16 रह गए हैं, एक उन्होंने मुझे बता दिया 17। ठीक है, तो इनके अलावा जो एब्सेंट हैं वो तादाद पूरी करके मुझे बता दीजिएगा शाबाश। ठीक है, ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।